हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल प्री जूरिस में स्वागत है। प्री जूरिस एक प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग लॉ के डोमेन से अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, जिसका बेसिक पर्सपेक्टिव होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। आज से हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो है लेक्चर्स ऑन सीपीसी। सीपीसी यानी सिविल प्रोसीड्योर कोड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर हम इसको कम्पिटिटिव व्यू से देखें, और अलोंग विद दैट जो लोग प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं उनके भी ये सीपीसी की अच्छी नॉलेज, अच्छा फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में अप्लाई कर सकें। इसके अलावा क्योंकि सीपीसी एक थोड़ा सा डिफरेंट, अलग स्टैट्यूट से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में बना हुआ है। यहाँ पे जैसे अलग स्टैट्यूट्स में हम लोग देखते हैं, इवन हमारा क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में, कि वो सेक्शंस में डिवाइडेड है, लेकिन सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके सेक्शंस के साथ साथ ऑर्डर्स भी हैं, और हर एक ऑर्डर में रूल्स भी हैं, जिससे स्टूडेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इसको कैसे कंप्लीट करें, ये बहुत हार्ड है। बिलीव मी दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रंजीता। मैं कोशिश करूँगी कि आपका ये जर्नी जो है सीपीसी का बहुत आसान रहे और आप इसको बहुत इन्जॉय करते हुए इसका नॉलेज को लें। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल प्री जूरिस में, और आज हम लोग बिगिन करेंगे सीपीसी के लेक्चर्स के लिए। हर एक स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करना यानी उसकी सही मीनिंग को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए हमें उसके डेफिनेशंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देखेंगे हर स्टैट्यूट के शुरू में मोस्टली सेक्शन 2 और 3 में आप देखेंगे कि या तो डेफिनेशन क्लॉज या इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो वो उस स्टैट्यूट में बार बार यूज़ किए गए हैं, और उस वर्ड को अगर हम कहीं भी उस स्टैट्यूट में देखते हैं तो उसकी मीनिंग हमें अकॉर्डिंगली ही निकालनी पड़ती है, यानी जो डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिया गया है। तो इसके लिए आज हम लोग बिगिन करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सीपीसी, वो है डिक्री। डिक्री शब्द को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में। आप अगर इस डेफिनेशन को देखते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ ऐसे वर्ड्स पे ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, यानी उसके एक एक शाब्दिक अर्थ को आपको समझना पड़ेगा ताकि आप उसके टोटल मीनिंग को समझ सकें। तो अगर हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ डिक्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which, so far as regards the court, expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. It can be final or preliminary. तो इन द सूट तक पहले हम लोग ये फर्स्ट पैराग्राफ को डिफाइन करने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स को हाईलाइट किए हैं जो वर्ड्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है तो हम प्रॉपरली एक क्योंकि कोर्ट पे बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस, ऑर्डर्स हम टेक्निकल टर्म्स में नहीं कह रहे, कोर्ट ऐसा बहुत सारा डिसीजन लेती है और जिसको लोगों को फॉलो करना है। लेकिन हर एक ऑर्डर जो कोर्ट पास करती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिक्री हो। एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को हम डिक्री कब मानेंगे? डिक्री मानने के लिए हमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स का प्रेजेंट होना उस ऑर्डर में ज़रूरी है। तो डिक्री है क्या? ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है और वो एडजुडिकेशन में होगा, और जिस भी कोर्ट उसको एक्सप्रेस कर रही है, जहाँ भी, देखिए बेसिक रूल ये है कि हम सबसे पहले कौन से कोर्ट में जाते हैं। कहीं पे भी सीपीसी में होता क्या है, सिविल प्रोसीड्योर कोड है, यानी प्रोसीड्योरियल लॉ ये बता रहा है, यानी जब भी एक आदमी अपने आप को अग्रीव्ड फील करता है, वो फील करता है कि उसका कोई भी राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है, तो वो कोर्ट के पास जाता है ताकि वो उसका रेमेडी मिले। ये हमारा वही प्रिंसिपल है ओबी जस इबी रेमेडियम, कि जहाँ पे हमारा राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होगा हम उसके लिए रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। जब सपोज एक आदमी है जिसको उसके किराएदार बहुत दिन से रेंट नहीं पे कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो कोर्ट में जाता है और वहाँ पे एक वो
दरख्वास्त देता है कि एप्लीकेशन देता है कि ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं और मुझे रेंट नहीं मिल रहा है, काइंडली रिकवर करने का ऑर्डर दें। तो ये रिकवरी ऑफ रेंट की जो आपका एप्लीकेशन गया, तो इसकी कोई वेरियस फॉर्मेट होगी, इसकी कोई फॉर्म अब वो धीरे धीरे क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, तो एक पार्टी का सुन के तो डिसीजन दे नहीं सकती है इस एप्लीकेशन के बाद, या जो भी उसने लिख के दिया उसके बाद कोर्ट क्या करती है, अपोनेंट पार्टी यानी उसके टेनेंट को एक नोटिस भेजती है कि भाई आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप इसके जवाब दें। जब वो जवाब देता है तो ये वो आंसर आने के बाद दोनों को सुनती है, उसके बाद एक डिसीजन में आती है। तो वो कहाँ पे हम जाएंगे, किस कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कोर्ट में जाए, तो ये डिफाइन करने के लिए हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट है। इसके अलावा सीपीसी में प्रोविजन बताती है कि कौन से कोर्ट में हमारा पहला सूट इंस्टीट्यूट होता है। ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन कोई भी कोर्ट जिसके लिए वो फाइनल स्टेज में है, क्योंकि अगर एक सिविल कोर्ट में हम इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, वो कोर्ट जब एक फाइनल डिसीजन देती है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है कोई भी डिसीजन जो फाइनल है, तो उसके बाद हम अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या उसके ही हायर कोर्ट में जा सकते हैं। तो जैसा भी सिचुएशन रहे, तो जो भी कोर्ट एक्सप्रेस कर रही है, यानी जो अगर सिविल कोर्ट ने अपने लेवल पे जो फाइनल डिसीजन दिया, उसको भी हम लोग उसको उस हिसाब से उस कोर्ट का वो हम लोग डिक्री मानेंगे। तो इसको और डिटेल में और डेप्थ में समझने के लिए, और ये जो सेकंड पार्ट है, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 एंड शैल नॉट इंक्लूड, यानी क्या चीज़ इंक्लूडेड है और क्या नहीं इंक्लूडेड है, इसको हम लोग लेटर स्टेज में करते हैं। पहले हम लोग को फर्स्ट समझना है कि डिक्री है क्या। अगर हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 2 को देखते हैं, तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स निकल के सामने आते हैं। वो क्या है? पहला है एडजुडिकेशन, दूसरा है सूट, तीसरा है राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, चौथा है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, और लास्ट है फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये जिस तरह से आपका सेंटेंस में आया है उस सीक्वेंस में नहीं है, जिस सीक्वेंस में हमें समझना चाहिए उस सीक्वेंस में बनाया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक एलिमेंट्स को जज करते हैं, ताकि हमें पूरी तरह से समझ में आए कि डिग्री क्या है, हम आसानी से समझ सके एक पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ द कोर्ट को हम लोग डिग्री कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है एडजुडिकेशन, यानी एक डिग्री तक पहुंचने के लिए वो किस प्रोसेस से जाएगा और किस डिस्प्यूट का डिसीजन को हम लोग डिक्री कहेंगे, ये डिफाइन होगा एडजुडिकेशन, वो एक एडजुडिकेशन में दिया गया है या नहीं। तो ये पहला टर्म है जिसको हम लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक प्लेंटिफ यानी जिसने अपना अर्जी दिया है या जिसने कोर्ट के पास ये एप्लीकेशन मेक किया है, या उसने कोर्ट के सामने ये बोला है कि उसकी एक राइट इन्फ्रिंज हुई है, और उसको हम लोग प्लेंटिफ कहेंगे, और जिसके अगेंस्ट उसके एलिगेशन है, उसके कंटेंशन है, उसको हम लोग डिफेंडेंट कहेंगे। अब हर एक हियरिंग में अब कोर्ट जब भी बोलती है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट ऑफ हियरिंग में आपको प्रेजेंट होना है, क्योंकि कोर्ट कभी भी हमारा कोई भी प्रोसीड्योर है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, यानी बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड एंड जज, इट शुड नॉट बी बायस। सो अगर हमको बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड, यानी मैंने बोला जाके कंप्लेन किया और कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें बोथ द पार्टीज़ को कोर्ट बुलाती है, दोनों की सुनती है, उसके बाद दोनों अपने एविडेंसेस को लाते हैं, उसके बेसिस पे ही हमारा कोई भी डिसीजन होता है। अब जब कोर्ट किसी हियरिंग के डेट में पार्टीज़ को बुला रही है और कोई एक पार्टी उस दिन प्रेजेंट नहीं हुआ, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, और कोर्ट क्या करती है, वो सूट को डिसमिस कर देती है कि क्योंकि पार्टी प्लेंटिफ ही है, वो उस दिन प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो एक कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप अगर टाइम पे नहीं आ सकते तो हम उसको डिसमिस कर रहे हैं फॉर द डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, या दोनों ही पार्टी समय पे प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो ये भी एक ऑर्डर है कोर्ट का, ये भी एक डिसीजन है कोर्ट का, लेकिन ये डिसीजन कहीं पे भी उस मैटर इन डिस्प्यूट, जिस सपोज एक केस जिस पे लॉन्च हुआ था, यानी इशू जो रेज किया गया था
कि जो हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे थे कि जब लैंडलॉर्ड ने एक इशू रेज़ किया कि मेरा टेनेंट जो है, मेरा रेंट जिसको मैंने दिया हुआ है वो पिछले 6 महीने से रेंट नहीं पे कर रहा है ऑन टाइम। तो यहाँ पे इशू क्या है, रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ द रेंट। तो ये इशू को उसने, ये मैटर इन डिस्प्यूट है, उसके बारे में कोर्ट ने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो दोनों पार्टी प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए उसने वो डिसमिसल का एक ऑर्डर प्रेजेंट किया, एक डिसीजन ये दिया कि ये सूट जो है वो डिसमिस कर देंगे। तो ये जो इस तरह का जो मैटर है, इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ऑफ डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर कहते हैं। तो ये जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है। और एडजुडिकेशन में क्या होना चाहिए, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट, यानी जो भी मैटर है वो जो डिस्प्यूट में है उसका जुडिशियल डिटर्मिनेशन हो, यानी कोर्ट जो है वो मैटर के एविडेंस के ऊपर विचार करे, एविडेंस को ध्यान में रखते हुए। तो अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होगा तो उसको हम लोग डिक्री नहीं कहेंगे। सो जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया था डिसमिसिंग अ सूट फॉर द डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, उसको हम लोग डिक्री नहीं कहेंगे। यानी एडजुडिकेशन के लिए कोई एक मैटर या जितने भी मैटर्स इन कंट्रोवर्सी हैं, एनी और ऑल द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, उसके बारे में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसकी रिजॉल्व होनी चाहिए। कोर्ट अपने जुडिशियस माइंड को यूज़ करके, एविडेंसेस को देख के उसको रिजॉल्व करे, तभी वो डिफरेंट फैक्ट्स हुआ, सर्कमस्टेंसेस हुए और एविडेंसेस हुए, उसके बेसिस पे उसको रिजॉल्व करेगी, तब उसको हम लोग एडजुडिकेशन कहेंगे। मदन नायक और हंसुबाला देवी का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस बात को डिफाइन किया है। ये 1983 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ऐसा कोई भी मैटर जो कि जुडिशियली डिटरमाइन नहीं हुआ, यानी वो रिजॉल्व करने में कोर्ट ने कोई फैक्ट सर्कमस्टेंसेस या जुडिशियस माइंड अप्लाई नहीं किया है, उसको हम लोग डिक्री नहीं कहेंगे। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का डिसीजन होगा, उसको हम लोग, उसका जो भी डिसीजन आएगा उसको हम लोग डिक्री नहीं कहेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि एडजुडिकेशन देने वाला कौन है। एडजुडिकेशन देने वाला जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होना चाहिए। अगर एक डिक्री को, एक ऑर्डर, एक पर्टिकुलर डिसीजन को उसको रिकग्नाइज किया जाना है डिक्री के हिसाब से, तो ये दीपचंद के केस में द एपेक्स कोर्ट यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो भी एडजुडिकेशन होगा ये एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। अगर वो उसने नहीं दिया है, अगर एक कोई ऑर्डर है जो पास किया गया है एक किसी और के द्वारा, हु इज़ नॉट एन ऑफिसर, हु इज़ नॉट अ कोर्ट, बाय एनी ऑफिसर हु इज़ नॉट अ कोर्ट, वो डिक्री नहीं है। क्योंकि बहुत टाइम हमारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के लोगों को भी जुडिशियस पावर दिया जाता है, लाइक जैसे डीसी, अगर हमारे यहाँ कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनके पास कुछ पावर रहता है, कुछ जुडिशियल कैपेसिटी उनके पास रहती है। लेकिन अगर उनके द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है, उनके पास ये पावर रहता है कि वो कुछ चीज़ को रिजॉल्व करे, जुडिशियस माइंड, वो पूरा एविडेंस लेके दोनों पार्टीज़ को सुन के, तो प्रोसीड्योर वही रहता है, सारा चीज़ वही रहता है। लेकिन जो भी डिसीजन आएगा उस डिसीजन को हम लोग डिक्री नहीं कहेंगे। उस तरह के ऑफिसर जो कोर्ट नहीं है, जो टेक्निकल टर्म्स में हम जिनको कोर्ट नहीं कहते हैं, वो उनके द्वारा पास किया गया ऑर्डर को हम लोग डिक्री नहीं कहेंगे। तो इसके लिए कोई भी एडजुडिकेशन में जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट होना चाहिए, और ये जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन किया जाए वो एक कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी वो एडजुडिकेशन कहलाएगा। तो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सूट। हर समय हम लोग अक्सर ये कॉमन वर्ड्स में सुनते हैं, एक सूट दायर किया गया है, लेकिन ये सूट वर्ड है क्या? ये सूट जो वर्ड है, क्या ये डिफाइन किया गया है कोड में? तो किया गया है, तो किस सेक्शन में? तो अगर हम टेक्निकली देखें तो सूट शब्द को कहीं पे भी, दिस वर्ड सूट हैज़ नेवर बीन डिफाइंड इन द कोड। सेक्शन 26 क्लॉज 1 जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, वो बात करता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट कैसे होगा, वो एक प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट के थ्रू होगा। लेकिन ये शब्द का डेफिनेशन नहीं है, दिस वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम लोग कैसे उसको रेफ़र करते हैं? तो रेफरेंस हम लोग हमेशा इस केस का लेते हैं। इस केस को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए। ये केस आपकी ज़बान पे होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर जगह इसको यूज़ करना होगा जहाँ भी सूट की बात आएगी।
बाद में भी मैं आपको इस केस का रेफरेंस दूंगी अलग अलग टॉपिक्स में। ये केस का नाम है, बहुत ही पुराना केस है जिसमें प्रीवी काउंसिल का डिसीजन है, 1933 का केस है। इस केस का नाम है हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड, जिसमें सूट वर्ड्स को कहा गया कि सूट ऑर्डिनरी मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लान। तो कोई भी अगर सिविल प्रोसीडिंग को हम लोग इनिशिएट करते हैं, बिगिन करते हैं प्लेंट के प्रेजेंटेशन से, यानी प्लेंट के रूप में अगर हम कोई प्रेजेंट करते हैं, प्लेंट का एक फॉर्मेट दिया गया है, हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर हैं जो प्लेंट के बारे में बताते हैं कि प्लेंट में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या प्रोसीड्योर होने चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि सेक्शंस और सेक्शंस जो है जो प्रिंसिपल पार्ट को डिफाइन करते हैं सीपीसी में, और जबकि ऑर्डर जो है वो उसके प्रोसीड्योरियल पार्ट को डिफाइन करते हैं। यानी ये पर्टिकुलर हम लोगों का सेक्शन 26 जैसे बोल रहा है कि एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होना चाहिए बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल पार्ट हो गया। अब ये प्लेंट क्या होगा, प्लेंट में क्या क्या कंटेंट होंगे, क्या प्रोसीड्योर होगा एक प्लेंट को फाइल करने में, क्या रिजेक्शन हो सकता है, क्या रिटर्न हो सकता है उस प्लेंट का, अगर वो हुआ तो उसको हम लोग कैसे रेमेडी करेंगे, और क्या हम लोग प्लेंट में कुछ एडिशंस कर सकते हैं, बाद में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं। ये सारा प्रोसीड्योर के लिए हमारे ऑर्डर्स हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे सारे अलग, इसीलिए एक लेक्चर सीरीज में हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम सूट की डेफिनेशन को लें तो ये कहता है कि एक सिविल प्रोसीडिंग जब भी इनिशिएट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, क्योंकि अब देखिए सिविल प्रोसीडिंग हम लोग अगर एप्लीकेशन के थ्रू भी हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग को हम लोग प्लेंट में ही हमेशा हमको इंस्टीट्यूट करना होगा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी हम प्लेंट के थ्रू कोई प्रोसीडिंग को इनिशिएट करते हैं, इंस्टीट्यूट करते हैं, तो उसको हम लोग सूट कहेंगे। यानी जहाँ, और एक भी बात और हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका डेफिनेशन ऑफ द डिग्री कहता है कि जहाँ पे हमारा सिविल सूट ना हो, अगर सूट प्रेजेंट ना हो, वहाँ पे हमारी डिग्री नहीं होती है। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि वो सूट है कि नहीं। अगर किसी ने एप्लीकेशन किया, सपोज कोई फैमिली डिस्प्यूट इशू है, फैमिली मैटर्स हैं, लाइक कोई किसी को सेपरेशन लेना है या कोई कॉन्जुगल राइट का मैटर है, उसने एप्लीकेशन किया है, तो अब वो एप्लीकेशन के फॉर्मेट में जाएगा, तो जब वो डिसीजन आएगा तो वो कुछ भी हो सकता है, वो डिसीजन ऑफ द कोर्ट है, लेकिन वो कहीं पे भी डिक्री नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल जो उसका बिगिनिंग था वो इंस्टीट्यूट हुआ था प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के थ्रू। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। मतलब जो एडजुडिकेशन जो है, इट मस्ट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी इन रिस्पेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी। यानी मैटर ऑफ कॉमन कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है वो मैटर्स जो कि पार्टीज नीड करते हैं, वो चाहते हैं कि डिटरमाइन हो, ताकि वो इश्यूज़ को अगर डिटरमाइन किया जाएगा तो उसी के बेसिस पे डिसीजन आ सकता है। तो ये राइट्स ऑफ द पार्टीज़ की जब भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सटैंटिव राइट्स की बात की जा रही है, ना कि प्रोसीड्योरियल राइट्स की। अब यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज़ की जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे, आप एक सिविल केस में आप देखोगे, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि रिकवरी ऑफ द रेंट, अमाउंट ऑफ द रेंट, तो रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ द रेंट, तो उससे रेलिवेंट जितने भी इश्यूज़ हैं उसको हम लोग मानेंगे मैटर इन कंट्रोवर्सी। अगर यहाँ पे डिफेंडेंट ने किया कि हमने तो वन टाइम रिलीज पे लिया था, हमने पे कर दिया है, या उसने और भी कोई अपना डिफेंस लिया है, तो वो सारे ही मैटर्स को हम लोग मैटर्स इन कंट्रोवर्सी मानेंगे। और उस इश्यूज़ जो है, इश्यूज़ ऑफ फैक्ट हो सकते हैं, इश्यूज़ ऑफ लॉ हो सकता है, या इश्यूज़ ऑफ फैक्ट एंड लॉ हो सकता है। ये इश्यूज़ पे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बातें करेंगे। तो जो भी इश्यूज़ हैं जो कि आपकी ज़रूरत है, ताकि पार्टीज़ की ज़रूरत है कि वो डिटरमाइन किया जाए ताकि एक डिसीजन पे आया जा सकता है, उसको उसको हम लोग राइट्स ऑफ द पार्टीज़ टू बी डिटरमाइंड इन कंट्रोवर्सी के इस सेक्शन में रखेंगे। तो ये जो है वो इन रिगार्ड टू ऑल मैटर हो सकता है या कोई एक मैटर इन कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट लाइन कहती है कि डिक्री जो है, डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 2 का, कि डिक्री जो है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है।
तो यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक इशू हो सकती है या ऑल द इश्यूज इन द कंट्रोवर्सी, क्योंकि एक सूट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही इशू हो। यहाँ पे रिकवरी ऑफ पोजेशन का भी और रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू वो भी हम लोग हो सकता है, दो इश्यूज भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा इश्यूज है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोर्ट एक ऑर्डर करती है जिसमें अगर हमारे पास एक प्रोविज़न है कि जो लोग अपने कोर्ट का फ़ीस प्रॉपरली पे नहीं कर पाते हैं ड्यू टू वो बहुत गरीब हैं, तो वो पुअर प्लेंटिव हैं, तो उनको वेव किया जा सकता है। वी हैव द प्रोविज़न इन सीपीसी, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो वो पुअर प्लेंटिव अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया है कि वेव द कोर्ट कॉस्ट, तो उस ऑर्डर को अगर उसको अगर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर कोर्ट रिजेक्ट करती है तो वो एक ऑर्डर कहलाएगा, वो डिक्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक प्रोसीड्योरियल राइट है, ये कोई सब्सटैंटिव राइट नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर कोर्ट ये डिटरमाइन करती है कि ये जो पर्सन है वो अमाउंट उसको मिलना चाहिए, एक्स वाई जेड अमाउंट जो है वो टेनेंट along with the interest has to pay to the लैंडलॉर्ड ऑन सर्टेन डेट, तो हम लोग उसको कहेंगे वो एक सब्सटैंटिव राइट की बात कर रही है, और इशू जो है वो डिटरमाइन करने की बात है उस पर्टिकुलर मैटर में, उसको डिटरमाइन कर रही है। तो उस तरह की सिचुएशन में उस तरह के डिसीजंस को हम लोग डिक्री कहेंगे, इस तरह के डिसीजन को नहीं, क्योंकि ये हमारे से प्रोसीड्यूरियल राइट को कह रही है। सिमिलरली अगर डिफ़ॉल्ट इन अपीयरेंस, जो हम लोग पिछले से पार्ट में पिछला टॉपिक द सूट था उसमें भी हम लोगों ने बात किया था कि एडजुडिकेशन में जब हमने बात किया था कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट इन अपीयरेंस है प्लेंटिफ, वो सूट अगर हम डिसमिस कर देती है कोर्ट, तो वो डिसीजन को हम लोग डिक्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो मेरिट्स ऑफ द केस पे, अगर वो डिसीजंस को वो सारे चीज़ को देखने के बाद वो डिसमिस करती है, मेरिट्स ऑफ द केस पे डिसमिस करती है, तो वो हमारा डिक्री कहलाएगा। तो मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या होगा? जो भी डिस्प्यूटेड मैटर होगा, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट होगा, जिसके अगेंस्ट में, अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट को हम लोग कैसे आसानी से जज कर सकते हैं? जो भी ऐसा पॉइंट है जिसके अगेंस्ट में प्लेंटिव जो है वो रेमेडी क्लेम कर रहा है, रिलीफ क्लेम कर रहा है, उसी को हम लोग डिस्प्यूटेड मैटर या सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट कहेंगे। तो उसी के राइट्स को डिटरमाइन करेगी, तभी उस तरह की डिसीजंस का एंड जो होगा, जो भी डिसीजन कोर्ट देगी उसको हम लोग डिक्री कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्री का, वो है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन मतलब क्या है कि जो भी कोर्ट, एज फार एज वो कोर्ट जिसका एज रिगार्ड टू द कोर्ट विच पास्ड इट, वो उसके लिए कंप्लीट और फाइनल है, यानी कोर्ट उसके बाद कोई और आर्ग्यूमेंट उसको एंटरटेन नहीं करेगी, कोई फर्दर चेंज नहीं करेगी। उस कोर्ट को लिए वो मैटर रिजॉल्व्ड हो गया है, उस कोर्ट की नज़र में वो मैटर कंप्लीट हो गया है, क्लोज्ड हो गया है, तो उसको हम लोग कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन कहेंगे। बहुत सारे एक्चुअली जब भी हमारा कोई केस चलता है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी इंट्रीम ऑर्डर्स कोर्ट को देनी पड़ती हैं, जिसको हम लोग इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स कहते हैं, जो कि राइट्स ऑफ द पार्टीज़ को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टी ने एलिगेशन किया, एक प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट किया, जिसमें उसने लिखा कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसका सारा डिटेल देने के बाद वो प्रॉपर्टी जो है एग्रीकल्चरल लैंड है, और उसको मिस्टर वाई ने इंक्रोच कर लिया है और करके उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हमें पता है कि एग्रीकल्चरल लैंड पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो डिमांड करता है रिकवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली रिस्टोर्ड कंडीशन में रहे, उसका एग्रीकल्चरल वैल्यू नहीं हो, वो उस पर कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहा है, वो या स्टार्ट कर रहा है, वो रोक दिया जाए। तो यहाँ पे कोर्ट पहला डिसीजन लेती है कि भाई अगर वो कंस्ट्रक्शन को अभी हम तुरंत नहीं रोकते हैं, तो हो सकता है ये प्रोसीडिंग जब तक चलेगा, अभी एविडेंसेस दोनों पार्टी अपना प्लेंटिफ अपना प्लेंट जमा करेगा, नोटिस जाएगी डिफेंडेंट के पास, वो रिटर्न स्टेटमेंट देगा, तो ये काफ़ी लंबा चल सकता है। इस बीच में अगर वो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रह गया तो बेकार, ये पूरा बेसिक पर्पस ऑफ द सूट ही हमारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। यानी एग्रीकल्चरल लैंड को अगर उसके
बेसिक चीज़ को हम रोक नहीं सकते हैं, उसके चीज़ को हम मेंटेन रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, तो वो फ़ायदा क्या है इस सूट का। तो कोर्ट क्या करती है, इमीडिएटली एक इंट्रीम ऑर्डर देती है, एक इंजंक्शन इशू करती है कि अब जब तक ये डिसीजन नहीं देती है कोर्ट, इस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। यानी फॉर द टाइम बीइंग जब तक ये डिसीजन नहीं आता है कोर्ट का, कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करने का एक इंजंक्शन ऑर्डर देती है कोर्ट। तो ये ऑर्डर जो है वो फाइनली पार्टीज का राइट्स को डिटरमाइन नहीं कर सकता। हो सकता है एट द एंड ये पता चले कि जो आदमी था वो जेन्युइनली काम कर रहा था, वो एग्रीकल्चरल लैंड था ही नहीं और वो कंस्ट्रक्शन वही ओनर है, और ये जस्ट उसको हरास करने के लिए वो इस तरह का इंस्टीट्यूट किया है, हो सकता है। तो इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स हैं, तो इस तरह के डिसीजंस को हम लोग डिक्री नहीं कहेंगे। यानी जो भी डिसीजन जो कंप्लीट होगा, फाइनल होगा, जिसके बाद कोर्ट कोई आर्ग्यूमेंट एंटरटेन नहीं करेगी, कोर्ट उसको रिजॉल्व मानेगी, उसी को हम लोग कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन कहेंगे। और एक डिक्री होने के लिए हमें कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। तो कैलकाटा हाई कोर्ट का एक केस है जिसमें नारायण चंद्र वर्सेस परितोष असाहिनी, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिटर्मिनेशन शुड बी फाइनल एंड कंक्लूसिव रिगार्डिंग द कोर्ट विच पासेस इट। वाई हम लोग बार बार बोल रहे हैं कोर्ट विच पासेस इट, क्योंकि अगर एक कोर्ट जिसने ये मान लिया कि एक डिसीजन जो है वो कंक्लूसिव है, वो स्टैंड रिजॉल्व है उसके मामले में, जिसका मतलब ये नहीं है कि पार्टीज अगर उसमें सेटिस्फाइड नहीं है कि अग्रीव पार्टी और कहीं नहीं जा सकता है, उसके पास अपील का ऑप्शन खुला हुआ है, वो डिक्री को लेके फिर से अपील पे जा सकता है हायर कोर्ट के लिए। लेकिन जो कोर्ट जो फाइनली दिया है रिजॉल्व, जिसके लिए मैटर रिजॉल्व हो गया, मैटर क्लोज हो गया है, उसके लिए तो वो डिक्री है। सो जब भी एक फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाएगा, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो जाएगा, तभी हमारा डिक्री तक हम लोग जा सकते हैं, उसको हम लोग डिक्री कह सकते हैं। लास्ट एलिमेंट है हमारा फॉर्मल एक्सप्रेशन। यानी एक सिंपल टर्म्स में एक डिसीजन जो कोर्ट लेती है, उसको कोर्ट को फॉर्मली एक जो भी मैनर, जो भी लॉ में प्रोवाइड किया गया है, उस मैनर में उसको एक्सप्रेस करना होगा, फॉर्मली एक्सप्रेस करना होगा। कोर्ट एक कमेंट कर रही है, कोई जज एक कमेंट कर रही है, उसको हम लोग डिक्री नहीं मान सकते, क्योंकि सिविल केसेस में डिक्री बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डिक्री के बिना हम अपील पे नहीं जा सकते हैं। जजमेंट के अगेंस्ट में अपील नहीं होता है सिविल केसेस में। अगर हमारा डिक्री फॉर्मली ड्रॉन अप नहीं होता है जजमेंट के बाद, तब हम लोग उस डिक्री के बिना हम लोग अपील पे नहीं जा सकते हैं। और एक रूल है कि डिक्री फॉलोज द जजमेंट एंड मस्ट बी ड्रॉन सेपरेटली। यानी जब एक डिसीजन पे कोर्ट आती है, फाइनल जजमेंट देती है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया जाता है कोर्ट को कि विद इन दैट टाइम फ्रेम उसको एक डिक्री ड्रॉन अप करना है। डिक्री में अगर हम लोग ऑर्डर 20 को देखें तो आपको पता चलेगा जजमेंट और डिक्री का प्रोसीड्यूरल मैटर दिया हुआ है कि डिक्री में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, उसमें पूरा डिटेल रहता है। पार्टीज़ कौन है, इश्यूज़ क्या थे, इश्यूज़ पे क्या एविडेंसेस लाए गए, और कोर्ट ने जजमेंट दिया, जजमेंट का क्या रेसियो डेसिडेंडी था, को किस बेसिस पे जजमेंट लिया गया है, वो सारा चीज़ उसमें रहता है। क्योंकि डिक्री का एक फॉर्मल ड्रॉन अप होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए फॉर्मल एक्सप्रेशन होना ज़रूरी होता है, और हम वो डिक्री को लेके ही हम लोग फर्दर अपील के लिए जा सकते हैं। सो डिक्री क्या है? डिक्री जो है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, जिसमें कोर्ट जो एक्सप्रेस कर रही है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है राइट्स ऑफ द पार्टी विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। तो ऐसे ऑर्डर्स हैं, जैसे एक है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट और एक है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। ये दोनों दो हमारा सारा प्रोविजंस और सारे पॉइंट्स जो हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स है डिक्री के, कंफर्म नहीं करते हैं, फिर भी इनको डिक्री माना जाता है, इनको डीम्ड डिक्री माना जाता है। यानी इसकी वैल्यू जो है इक्विवेलेंट टू डिक्री है, और ये डीम्ड डिक्री है, तो इसके ऑर्डर से, इसके डिसीजन से, यानी कोई अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, ऑर्डर 7 रूल 11 में कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसका अगर उसके वजह से कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और सेक्शन 144 को अलग से पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, हम जस्ट ब्रीफ में बता रहे हैं कि रिजेक्शन कर सकती है। तो कोर्ट अगर ऐसा कोई एक ग्राउंड के होने से, जैसे कॉज ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कौन से इश्यू की वजह से आप इसको
रेज कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि ये केस को या इसको हम लोग लॉन्च करें कोर्ट के पास, हम क्या रेमेडी मांग रहे हैं, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, तो वो इशू ही अगर प्रॉपरली प्लेंट में नहीं दिया गया है तो कोर्ट को कैसे पता होगा? कोर्ट को कोई सपना तो आने वाला है नहीं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी का ये राइट इन्फ्रिंज किया है। तो अगर ये प्रॉपरली नहीं दिया है तो कोर्ट के पास राइट है कि वो रिजेक्ट कर सकती है। तो कोर्ट अगर ऑर्डर करती है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को, उसको भी हम लोग डिक्री की तरह मानेंगे। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कोई पार्टी अग्रीव पार्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपील पे जा सकता है। या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सेक्शन 140 के थ्रू डिटरमाइन हुआ है। सेक्शन 144 जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी अगर एक डिसीजन की वजह से कोई एक पर्सन, सपोज डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट आया और एक पर्सन को बोला गया कि आप पोजीशन से बाहर निकलो, वो पोजीशन, इमीडिएट पोजीशन को खाली करो, और उस पोजीशन से निकलने के बाद अपील का प्रोविज़न तो ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो अग्रीव पार्टी जा गया अपील में ये पूरा डिसीजन ही एकदम डिफरेंट हो गया। और यहाँ पे डिसीजन आया कि वो वैलिड पोजीशन में था, जिसके अगेंस्ट में उसको डिस्पोजेस किया गया था कोर्ट की डिक्री के एग्जीक्यूशन में, वो गलत था। तो अब कोर्ट की ये लाइबिलिटी होती है कि वो रिस्टोर करे, उस पर्सन को वापस उसकी पोजीशन में रिस्टोर करे। तो इस तरह का कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो सेक्शन 144 के तहत हमारा विद इन 144 डिसाइड होता है, उसको भी हम लोग डिक्री मानते हैं, यानी वो उसके अगेंस्ट हम, वो डिक्री है तो हर, आप याद रखना डिक्री जो है हमेशा अपीलेबल होता है, लेकिन हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता है अनलेस वो एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड किया गया है, एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है कि ये ऑर्डर अपीलेबल है, तभी हम लोग अपील पे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों प्रोविज़न को यहाँ पे डाल दिया कि ये डीम्ड डिक्री है, तो हम इससे हमेशा अपील पे जा सकते हैं। और क्या इंक्लूड नहीं होगा? जब भी कोई ऐसा एडजुडिकेशन हो जहाँ से अपील तो अपील है, अपील तो जा सकता है, लेकिन अपील फ्रॉम ऑर्डर होगा वो। अब तो उस तरह ऑब्वियसली अगर अपील फ्रॉम ऑर्डर है तो वो अपील है किसका कर रहे हैं? ऑर्डर से कर रहे हैं, तो वो क्या है? डिसीजन, वो एक ऑर्डर है। या एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, इस पे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि वो डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस हो सकता है, डिफ़ॉल्ट ऑफ अपीयरेंस हो सकता है। तो उस तरह के लिए अगर डिसमिसल ऑफ सूट होगा तो उसको हम लोग ऑर्डर कहेंगे, उसको हम लोग डिक्री नहीं कहेंगे। अब डिक्री कितने तरह के होते हैं? डिक्री हमारे प्रिलिमिनरी हो सकते हैं, डिक्री हमारे फाइनल हो सकते हैं, और डिक्री हमारे पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के डिक्री यानी टाइप्स ऑफ डिक्री के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री की। सो थैंक यू, होप आप लोगों को डिक्री वर्ड आपको क्लियर हो गया है। अगर आपकी फर्दर क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में लिखें, और आपको अगर ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।